चलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारा गुड मॉर्निंग नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। क्या नाम बेटा आपका? दिव्या। दिव्या। क्या नाम बेटा? रौनक। बेटा प्रियंका। प्रियंका। मीनाक्षी। मीनाक्षी। नीलेश। चलो बेटा, आपके एक अटेम्प्ट कब है? मैं 24 नवंबर 24 नवंबर 24 मैं 24 ओके, मतलब न्यू सिलेबस है आपका पूरा, है ना? इधर देखो, कुछ चीज़ें पहले मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ये सी की चालू है क्या ये वाला? ज़्यादा पुलिंग हो रहा है मेरे को तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अच्छा, तुम डायरेक्ट बैठे हो वहाँ पर इसके लिए। चलो कोई नहीं, इधर आ जाओ। IDT इनडायरेक्ट टैक्स बट आपके 100 मार्क्स का पेपर है। न्यू सिलेबस जो आपके एप्लीकेबल है मई 24 नवंबर 24 में, उसमें एक GST है और एक है कस्टम्स एंड FTP, बराबर है। GST आपके जो पहले 75 मार्क्स का हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में, वो 80 मार्क्स का कर दिया उन्होंने। कस्टम्स एंड FTP आपके 20 मार्क्स का है ना। यहाँ पर जो भी हम डिस्कस करेंगे, जो भी पढ़ेंगे, और यहीं पे नहीं, जिंदगी में एक चीज याद रखना आप सब लोग, आप अपने लाइफ में, अपने करियर में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, अगर आपको 3 चीजों की नॉलेज नहीं है तो या तो आपको प्रोफेसर गलत पढ़ा रहा है या आप खुद गलत पढ़ रहे हो। वो 3 चीजें क्या? किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते तो आपको एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि क्यों होता है, कब होता है और कैसे होता है। अगर ये आपको नहीं आता है या आपको नहीं पता तो आप मुझसे पूछोगे, ऐसा कोई डाउट नहीं होगा जो आपका मैं सॉल्व नहीं करूंगा। आपका सिली से सिली डाउट भी मैं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप लोगों को नॉलेज होती तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं होती यहाँ पर, बराबर। और दूसरा, कस्टम्स के अंदर तो भर भर करके आने वाला है, क्योंकि आपने अपनी आर्टिकलशिप में शायद ही कोई होगा जिसने कस्टम्स में प्रैक्टिस की, नहीं की है ना, तो आपको कस्टम्स में डाउट तो भर भर करके आने वाला है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं की है ना, हमको नॉलेज है। GST में फिर भी चलो ज़्यादा कुछ नहीं तो रिटर्न फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ तो किया ही आप लोगों ने, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने में। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो इसके लिए मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। पढ़ने के लिए हम यहाँ पे 3 बुक्स आपको दी जाएगी, अच्छा, और शायद हो सके 4 भी मिल जाए आपको। पहली बुक आपकी रहेगी यहाँ पर, जो रहेगी आपके थ्योरी, जिसको मैं बोलता हूँ सार बुक। ये हमारी मेन बुक होगी जिससे हमारे को पढ़ाई करनी है। इसके अलावा एक बुक होगी क्रैकर। ये जो क्रैकर बुक है, इसमें मेरे पास्ट एग्जाम्स के आपके जो भी हैं, पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन, RTP के क्वेश्चन, MTP के क्वेश्चन और एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, ये पूरी बुक आपके प्रैक्टिस के लिए है। ओके, सार बुक से हम पढ़ेंगे, उसका फायदा ये होगा कि आपको एग्जाम में फिर एक ही दिन के अंदर ये सार बुक आपकी रिवाइज हो जाएगी पूरी की पूरी। ओके, तीसरी बुक आपको मिलेगी MCQ बुक। ये जो MCQ बुक है, उसमें केस स्टडी बेस्ड MCQ आपके आते हैं एग्जाम के अंदर, जिसमें एक बड़ा सा केस दे दिया जाएगा, बराबर है, और उसके बाद में उस केस पर आपके क्वेश्चन MCQs बनेंगे। वैसे 47-48 केसेस हैं उसके अंदर MCQ बुक में, उसके अलावा 500 के करीब एडिशनल MCQs हैं आपके, और ये बुक पूरे हिंट के साथ में दी हुई है कि कोई भी MCQ का आंसर है तो उसका आंसर क्यों है। उसका रीज़न है कि इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे ट्रिकी MCQs डाले हैं, जिसमें आपको ये लगेगा कि ऑप्शन A होना चाहिए बट उसका ऑप्शन B होगा। फिर आपको एक थॉट आएगा, सर ने शायद गलत लिख दिया। जब ये थॉट आने लगे तो उस टाइम पर हिंट जरूर देखना, क्योंकि सर ने गलत नहीं लिखा, क्वेश्चन ट्रिकी, आप समझ नहीं पाए उस क्वेश्चन को। ओके, ये 3 बुक मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जामिशन लाने के लिए। और मैं आपको बता दूं, मैं इस बैच को पढ़ा रहा हूं, आपने शायद मेरा पिछला रिजल्ट देखा नहीं देखा, सुना नहीं सुना, मेरा लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट है 77% स्टूडेंट्स के एग्जामिशन है। और इस बार भी मुझे एग्जामिशन के लिए आपको प्रिपेयर करना है। 40 मार्क्स, 45 मार्क्स, 50 मार्क्स के लिए अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप सिर्फ लेक्चर अटेंड कर लो, घर जाकर नहीं भी पढ़ोगे तो 40-45 मार्क्स आ जाएंगे आपके। बट अगर आपको एग्जामिशन लानी है तो उसका एक तरीका होगा, मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा, पढ़ने के बाद में वो चीज़ आपको घर जाकर के एक बार देखनी है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ओके, ये तरीका आपको फॉलो करना है। उसके अलावा जब जब मैं आपके टेस्ट लूँ वो टेस्ट आपको देने हैं,
ओके, टेस्ट लेने के पीछे का रीजन क्या और क्यों मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूं मैं बताता हूं आपको। टेस्ट लेने का रीजन क्या, मैं क्यों आपका टेस्ट लेना चाहता हूं उसका रीजन देता हूं। मान लीजिए आप गाड़ी चलाते हो प्रियंका, एक्टिवा, एक्टिवा चलाती हो, ओके। मान लो प्रियंका तुम मुझसे एक्टिवा सीखने के लिए आती हो, तुमने मुझे बोला कि सर मुझे एक्टिवा सिखाओ, मैंने को चलाने नहीं आती है। मैंने कहा मैं सिखाता हूँ, पीछे बैठो तुम मेरे पीछे बैठी एक्टिवा पे, मैं आगे बैठा। मैंने कहा देखो ये चाबी है, चाबी को घुमाने का, ये एस्केलेटर है, इससे गाड़ी आगे चलती है, फिर आप सामने कोई आती है, ब्रेक लगा देने का, सब चीजें मैंने तुमको बताई। तुमने बोला ठीक है सर। मैंने कहा अब कल प्रैक्टिस करेंगे अपन। अगले दिन तुम फिर आई, फिर मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा आगे बैठ करके मैं तुमको सारी चीजें बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है। तुमने बोला ओके सर, फिर तुम घर चली गई। फिर अगले दिन वापस तुम आई, फिर मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा। मैंने कहा क्या क्या कैसे कैसे होता है। पूरे साल मैंने तुम्हारे को ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा रहा और सिर्फ तुमको बताता रहा कैसे कैसे होता है। तुमको इतना रट गया कि तुम नींद में भी कोई बोले एक्टिवा कैसे चलाई जाती है तुम बता दोगी, बट मैंने तुमको कभी एक्टिवा चलाने नहीं दी। एक साल तक सिर्फ मैंने बोला कि भाई एक्टिवा कैसे चलती है। अब एक साल बाद मैं बोलता हूं देखो पूरे साल तुमको मैंने सिखाया, तुम सीख चुकी हो, अब तो तुमको याद भी है कब क्या करना है, चलो आज एक्टिवा चलाओ। क्या तुम चला लोगी? नहीं चला पाओगी। जबकि सीखा तो है ना तुमने, क्यों नहीं चला पाओगे? प्रैक्टिस नहीं है। और यही गलती हम एग्जाम में करते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर हम प्रैक्टिस कब करते लिखने की? उन 3 घंटे में ही। उससे पहले हमने लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं की। हम लिखते तो थोड़ा बहुत लिखते, हमको यही पता नहीं कि किस आंसर को, कितने मार्क्स के आंसर को हमको कितने पेज में कंप्लीट करना है, कितने मिनट में कंप्लीट करना है। हमको यह पता नहीं रहता प्रेजेंटेशन क्या करनी है। रीजन क्या है? क्योंकि हमने सीए की जब तैयारी कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हम टेस्ट कम देते हैं, पढ़ने में ज्यादा ध्यान देते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी हम हवा में सोल्व करते हैं। सबसे बड़ी बात है कैलकुलेटर हाथ में रहेगा, आप फिगर देखोगे 5 + 4 + 2 × 2 कितना है? 20,000 राइट। बस लिखा नहीं है उसको, लिखा तो कभी कभार लिख करके सोल्व किया या प्रोफेसर ने करवाया तब लिखा था खाली। तो बेटा याद रखना उन 3 घंटे के अंदर एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितनी नॉलेज है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने पेपर पे लिखा क्या है। अगर वो लिखा सही नहीं है तो आप कितने भी टैलेंटेड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, जिस टाइम में सीए बना था, मैं टीचिंग में पहले आ गया था। जब मैं सीए बना था उस टाइम पर मेरे 92 मार्क्स थे आईडीटी में और मेरे स्टूडेंट के 96 मार्क्स थे आईडीटी में। मेरे स्टूडेंट के 4 मार्क्स ज्यादा थे मुझसे। लिखने की प्रैक्टिस थी उसकी, जो हम लोगों की नहीं थी। तो ये चीज हमेशा याद रखना, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होना है ना। सबसे पहले हम कस्टम्स लेंगे। हमारे आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं, कस्टम्स की नॉलेज देने वाला हूं, बेसिक नॉलेज, फाउंडेशन कि प्रैक्टिकल लाइफ में कस्टम्स में क्या होता है, कैसे होता है। थोड़ा बहुत हम थियरी वगैरह डिस्कस करेंगे जिन पे कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ कि कैसे गुड्स इंपोर्ट होता है, क्या प्रोसीजर होता है, उन सब के बारे में, ताकि जब मैं कस्टम्स आपको पढ़ाऊँ तो उस वक्त आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर है कि किस तरह से माल इंपोर्ट होता है, तो उसी हिसाब से आप उसी डायरेक्शन में सोच सकें। ओके, आपकी जो सार बुक होगी वो इस टाइप की होगी, ठीक है, इस तरह की। क्रैकर अभी मैंने इसमें डाला नहीं है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है आज। कस्टम्स एंड एफटीपी। एफटीपी अभी हम इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे कि एफटीपी सबसे लास्ट में पढ़ने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में नई एफटीपी आएगी जो इंडिया में तो एप्लीकेबल हो गई, बट आईसीएआई ने अभी आपके सिलेबस में नहीं डाली है। ओके, और जैसे ही आ जाएगी उसके बाद करेंगे हम। कस्टम से शुरुआत करेंगे। कस्टम्स के लिए भी मैं आपको बता दूं, आपके मुझे याद रखोगे, जो मैं 24 के स्टूडेंट से खासतौर से मैं उनके लिए बोल रहा हूं, आपका एक क्वेश्चन आएगा इसमें से इंपोर्ट वैल्यूएशन का, और वो क्वेश्चन जो रहेगा ना, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन ही रहेगा वैल्यूएशन, जो इस बार आएगा आपके 5 मार्क्स के लिए। लिख लेना ये पेपर के अंदर, याद करोगे मुझे। दूसरा एक क्वेश्चन आपके इसमें से बनेगा ड्यूटी ड्रॉबैक, बैगेज। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स के लिए। फिर एक आपके बनेगा टाइप्स ऑफ ड्यूटीज,
ये टाइप्स ऑफ ड्यूटीज जो है ये क्वेश्चन आपके बनेगा 4 मार्क्स के लिए। देन फिर एक टॉपिक होगा इंपोर्ट प्रोसीजर। इस इंपोर्ट प्रोसीजर चैप्टर में से आपका क्वेश्चन बनेगा 5 मार्क्स के लिए। तो मतलब अगर देखा जाए तो आपके ये जो टॉपिक है वही मेजॉरिटी पार्ट कवर करने वाले हैं। अगर एफटीपी आता है तो फिर एफटीपी और इंपोर्ट प्रोसीजर में से कोई एक क्वेश्चन आएगा जो 5 मार्क्स अप्रोक्स कवर करेगा। फिर बचे कुछ जो 2 मार्क्स है वो मिसलेनियस टॉपिक्स के लिए आपके। तो सर एक काम करते हैं ना, यही टॉपिक अपन सबसे पहले पढ़ लेते हैं, इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करवा लो, 20 मार्क्स तो पक्के हो जाए। नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका बेस तो पहला ही चैप्टर होगा बराबर। जब तक वो ही नहीं समझेंगे तब तक ये वैसे भी समझ में नहीं आने वाला। तो आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा समझाऊंगा वो सिर्फ आपका फाउंडेशन है। एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन हार्डली बनेगा, ओके। बट ये नहीं समझोगे तो आगे की कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा आप लोगों को ना। हमारा पहला क्वेश्चन आता है कस्टम्स एक्ट में। बेटा मुझे ये बताओ दिव्या, कस्टम्स एक्ट में कस्टम ड्यूटी लगती है, किस पे लगती है? इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, मैन्युफैक्चरिंग पे या सर्विस प्रोवाइड करने पर? इंपोर्ट। एक्सपोर्ट पे नहीं लगती? पता नहीं, इंपोर्ट पे भी लगती है, एक्सपोर्ट पे भी लगती है कस्टम ड्यूटी। हाँ वो अलग बात है कि काफी जगह पे एग्जम्पशन दे रखी है गवर्नमेंट ने, बट कस्टम्स एक्ट जो बना वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए ही बना है। इसका मतलब अगर हम सिंपल वे में बोले तो कस्टम जो है उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी भी बोला जा सकता था कस्टम्स ड्यूटी की जगह, बराबर है। या शॉर्ट में एग्जिम ड्यूटी बोला जा सकता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी, एग्जिम ड्यूटी बोला जा सकता था। लेकिन ये ना बोल करके इन्होंने बोला कस्टम्स ड्यूटी। तो क्वेश्चन ये कस्टम्स वर्ड आया ही कहां से था? तो उसकी शुरुआत कैसे हुई थी सबसे पहले वो समझो। इसकी शुरुआत के लिए ये समझो कि ये एक रियासत है। पुराने जमाने की बातें कर रहा हूं जब राजा महाराजा हुआ करते थे, बराबर। यहां का राजा है नीलेश और यहां का राजा हूं मैं महेश। अब हुआ क्या, नीलेश के राज्य में एक रौनक नाम का बिजनेसमैन था जो बिजनेस किया करता था नीलेश के राज्य में। वो वहां का महाराजा था, अच्छा खासा बिजनेस जमा लिया, सब कुछ बढ़िया चला। अब इसको लगा कि बिजनेस को एक्सप्लोर करना चाहिए, और एक्सप्लोर करने के लिए क्या करते, दूसरे स्टेट में जाते हैं। ये भाई साहब भी यहां पर है। अब आते ही मेरे राज्य में बिजनेस करने का मजा ले, बिना मेरी परमिशन के कर नहीं सकता। तो इसने क्या गेम खेला, इसने क्या किया, आया मेरे राज्य में आते ही कोई बिजनेस शुरू नहीं किया, सीधा बोला कि मुझे महाराज से मिलना है। अपॉइंटमेंट लिया गया, महाराज दरबार में बैठे थे। ये आया, मैंने कहा हाँ बोलो क्या काम है, क्यों मिलना चाहते हो? बोले आपके लिए कुछ भेंट लेकर के आया हूं मैं। तो मैंने कहा क्या भेंट लाए हो? तो ये ताली बजाता है, जितने में खूब सारे लोग आते हैं थाल लेकर के, उस पर कपड़ा लगा हुआ होता है, फिर कपड़ा हटा तो उसमें हीरे जवाहरात रहते हैं। बोले महाराज ये आपके लिए लेके आया। हम महाराज खुश, बोले हम बहुत खुश हुए, मांगो क्या मांगते हो? आपके स्टेट में बिजनेस करने की परमिशन। आ जाओ बेटा आ जाओ, आपके स्टेट में बिजनेस करने की परमिशन। मैंने कहा परमिशन ग्रांटेड। खुश हो गए ना भाई हम तो, परमिशन ग्रांटेड। अब वो जो कस्टम, वो जो रिवाज चल रहा था उसको आगे हमने कंटिन्यू रखा। अगर किसी दूसरी कंट्री को अपना प्रोडक्ट हमारी कंट्री में बेचना है तो उस कस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। बड़ा भी अच्छा नहीं लगेगा ना, जैसे बिल गेट्स को अपना कोई प्रोडक्ट अगर इंडिया में बेचना है, बिल गेट्स आएगा, मोदी जी प्रणाम, मोदी जी बोलेंगे क्यों मिलना चाहते हो, फिर बिल गेट्स ताली बजाएगा, बराबर। फिर खूब सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आएंगे, बोले आपको गिफ्ट करने के लिए आया हूं मैं। वो सही नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि मोदी जी तो जो है ठीक है अभी 10 साल से चल रहे हैं, 8-10 साल और चल भी जाएंगे, लेकिन कई बार तो 5 साल में सरकार बदल जाती है। गिफ्ट पुराने राजा को दिया, अब तुम यहाँ पे बिजनेस नहीं करोगे क्योंकि यहाँ का राजा मैं हूं। तब गवर्नमेंट ने सोचा कि काम करते उस कस्टम को कंटिन्यू रखते हैं, बट उसका एक फिक्स अमाउंट रख लेते हैं कि कोई भी गुड्स अगर इंडिया में आएगा तो उसका एक परसेंटेज आपको पे करना पड़ेगा।
और उस परसेंटेज को हम ड्यूटी बोलेंगे। अब उस कस्टम को, उस रिवाज को कंटिन्यू किया इन्होंने, तो उसका नाम कस्टम ड्यूटी कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पे कस्टम्स ड्यूटी नाम हो गया। वो तो कस्टम्स कस्टम से बना, कस्टम उस पुराने रिवाज से बना। ओके, यूं आया इस प्रोडक्ट, इस एक्ट का नाम। अब जब ये एक्ट आया था तो ये एक्ट एक्चुअली बन गया था 1962 में। 1962 में एक्ट बनने के बाद में प्रॉब्लम शुरू हो गई। प्रॉब्लम कैसे शुरू हो गई? 1962 में जब ये एक्ट बन गया तब ये बोला गया कि भाई कोई भी प्रोडक्ट अगर इंपोर्ट होगा तो उस पर ड्यूटी लगेगी, कोई भी प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट होगा तो उस पर भी ड्यूटी लगेगी। इंपोर्ट पे भी ड्यूटी लगेगी, एक्सपोर्ट पे भी ड्यूटी लगेगी, दोनों। अब यहां पे देखना, इस जगह पे अगर किसी भी प्रोडक्ट को आप इंपोर्ट करते हो तो उस पर रेट जो होती ना, वो एक रेट डिसाइड कर दी गई थी। तो पहले क्या था, ज्यादा प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं होते थे 1962 के टाइम। उस टाइम पे इतना डेवलप भी नहीं हुआ था, तो वैसे तो हम करते थे इंपोर्ट, क्योंकि डिपेंडेंसी तो हमारे यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग इतना होता नहीं था उस टाइम पर। तो होता क्या था कि पहले एक प्रोडक्ट है, पहले रेट फिक्स कर दिया उन्होंने, 10% लेंगे हम ड्यूटी। फिर मालूम चला कई प्रोडक्ट इंपोर्ट होने लग गए, प्रोडक्ट वाइज रेट अलग अलग होने लग गई। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये देखो, अगर आज की तारीख में आप एसी इंपोर्ट करते हो तो 20% कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। अगर आप एसी का कंप्रेसर इंपोर्ट करते हो तो 10% कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अगर आप स्पीकर इंपोर्ट करते हो तो 15% कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अगर आप फुटवेयर इंपोर्ट करते हो तो 25% कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अब मुझे एक बात बताओ, आज की तारीख में हजारों प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हैं, सबकी रेट याद रहेगी आपको? तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। गवर्नमेंट एक बार अनाउंस कर देगी इस प्रोडक्ट की ये रेट रहेगी, बट आपको याद रहेगी क्या? नहीं। तब गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करते हैं, इस रेट के लिए एक अलग एक्ट बना देते हैं और उसका नाम रखा कस्टम्स टैरिफ एक्ट। और टैरिफ का मतलब आप जानते हो ना, टैरिफ का मतलब क्या होता है? एक तरह से रेट, भाड़ा, बराबर है। तो उसके लिए टैरिफ एक्ट बना था, ये 1975 में बनाया गया था। और इस पूरे एक्ट में टैरिफ एक्ट आपके एक ही जगह काम आएगा, जब हम टाइप्स ऑफ ड्यूटीज चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे टैरिफ एक्ट के सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं। बाकी सब जगह पे आपके कस्टम्स एक्ट ही एप्लीकेबल होगा। जितने भी सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं सारे कस्टम्स एक्ट के होंगे। टैरिफ एक्ट के सेक्शन सिर्फ टाइप्स ऑफ ड्यूटी चैप्टर में होगा। ओके ना। अब हुआ क्या, इंडिया में जब ये एक्ट बनाया जा रहा था 1962 में, तो काफी सारे चैलेंजेस आए थे। सबसे पहले ये आया था कि भाई इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी किस पर? इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी किस पर? तो वो लगेगी किस पे? क्या, जो भी गुड्स आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आ रहा है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, जो भी गुड्स इंडिया से आउटसाइड इंडिया जा रहा है उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। सिंपल सा फंडा। ये प्रोविजन उन्होंने तैयार किया था। तब उन्होंने बोला भाई इंपोर्ट ड्यूटी ब्रिंगिंग द गुड्स टू इंडिया फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, उसको इंपोर्ट बोलेंगे, उसी पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। दूसरा एक्सपोर्ट, सेंडिंग गुड्स आउटसाइड इंडिया फ्रॉम इंडिया, तो उसको हम एक्सपोर्ट बोलेंगे, उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। जब ये वर्ड इन्होंने यूज किए थे तब यहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि भाई आपने ये तो बोल दिया कि आउटसाइड इंडिया से इंडिया में गुड्स आएगा तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, बट यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि इंडिया का मतलब क्या होता है, इंडिया किसको बोला गया। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स किसको बोला गया। समझ में आ रही बात? चलो अब आते हैं यहाँ पर सबसे पहले इंडिया। इंडिया क्या होता है? तो इंडिया में अब तक हमने क्या देखा, जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है वही इंडिया होता है, हमको यही पता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो ये इंडिया आपकी नजर में, बराबर है, बट ऐसा नहीं है। हुआ क्या था, इंडिया को जब देखा जा रहा था भाई इंडिया कहां तक है, तो ये जो ज्योग्राफिकल एरिया वो तो इंडिया माना ही जाएगा, बट इसके अलावा उन्होंने बोला कि इंडिया जो है पानी का पार्ट भी तो इंडिया का ही है, बराबर है। तो यहाँ पे ये जो समुद्र है ये पूरा ये भी तो इंडिया का ही पार्ट है। बट अब क्वेश्चन ये है कि दूसरी कंट्री भी तो क्लेम करेगी कि नहीं ये पानी तो हमारा है। तब क्या हुआ, सब कंट्री ने एक पर्टिकुलर पानी का एरिया डिवाइड कर लिया, इतना पानी इंडिया का, इतना पानी दूसरी कंट्री का, बाकी का समुद्र किसी का भी नहीं, बाकी का समुद्र किसी का भी नहीं। वहां पर अगर आपको कुछ भी प्रोजेक्ट करना है तो आपको पूरी जो यूनियन होती है इनकी सारी कंट्रीज की, उनसे परमिशन लेनी होती है।
आप अदरवाइज कोई एक्टिविटी वहां पे नहीं कर सकते। तो बोले भाई इंडिया के हिस्से में कितना पानी आया, तो यहां से उन्होंने बोला कि 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया फैला हुआ है, 200 नॉटिकल माइल्स। अब ये 200 नॉटिकल माइल्स जो होता है उसका मतलब है कितना किलोमीटर देखा जाए तो 200 नॉटिकल माइल्स में, तो 1 नॉटिकल माइल्स जो होता है ना बेटा उसमें 1.853 किलोमीटर होता है। तो 200 में कितना हो जाएगा 375 अप्रोक्स। किलोमीटर अप्रोक्स बराबर है। तो ये जो 375 किलोमीटर अप्रोक्स जो है यहां तक आपका इंडिया फैला हुआ है पूरा। अगर ऐसी बात करें तो अगर हम गुजरात से देखें तो पाकिस्तान भी इंडिया में आ गया, बराबर है। ये इधर से श्रीलंका इंडिया में आ जाएगा भाई। 375 किलोमीटर बोला गया, तो अगर आप देखो तो श्रीलंका और इंडिया का अगर नॉर्मल हम डिस्टेंस भी देखें तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये 50 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, बराबर है। तो ये वाला जो है ये, तो यहां पे अगर हम देखें 200 नॉटिकल माइल्स, तो श्रीलंका तो खुद इंडिया आ गया। तब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कंट्रीज एकदम अटैच है अपने नजदीक है उसमें उन्होंने पार्टीशन अलग तरीके से किया, बट बाकी के समुद्र में 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया फैला हुआ है। अब 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया फैला हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इधर देखना, यहां तक इंडिया फैला हुआ है। अब इसमें होता क्या है, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब इस इंडिया का कस्टम्स एक्ट को लेकर के डिवीजन सही नहीं था। उस वक्त एक छोटी सी गलती हो गई थी। इंडिया के 200 नॉटिकल माइल्स को जब डिवाइड किया गया था तो उसको 3 टुकड़ों में डिवाइड किया गया था। पहला 12 नॉटिकल माइल्स जिसको इंडियन टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं, जो आज भी है, आज भी। दूसरा 12 नॉटिकल माइल्स, ये जो है पूरा फर्स्ट 24 नॉटिकल माइल्स, इसको कस्टम्स वाटर बोला जाता था। क्या बोला जाता था, कस्टम्स वाटर, ओके। फिर तीसरा जो है वो था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या फ्री ट्रेड जोन। ये जो एरिया होता है हर कंट्री खाली छोड़ती है शिप के आने जाने के लिए। आज एक छोटा सा एग्जांपल ले लो बेटा, पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान से कोई शिप अगर श्रीलंका जाना चाहता है और गुड्स लेकर के जा रहा है, तो आपको क्या लगता है बिना इंडिया के पानी से निकल जाएगा क्या? इंडिया के पानी में एंटर होना ही पड़ेगा उसको, नहीं तो उसके लिए रूट बहुत लंबा हो जाएगा। अगर दूसरी किसी ना किसी कंट्री के पानी को तो टच करना ही पड़ेगा उसको। तब हर कंट्री ने अपना एक एरिया फ्री ट्रांजिट जोन के लिए छोड़ रखा है कि यहां से कोई भी वेसल किसी भी कंट्री का आ जा सकता है। अब हुआ क्या था, जो इसके 3 टुकड़े किए गए थे, एक था इंडियन टेरिटोरियल वाटर जिसको फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स बोलते हैं हम, फिर था कस्टम्स वाटर जिसको हम फर्स्ट 24 नॉटिकल माइल्स बोल सकते हैं, बराबर है, जिसमें टेरिटोरियल वाटर भी आ गया। फिर एक आता है आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, फ्री ट्रेड जोन बोलते हैं जिसको, ये बाकी का बचा हुआ 176 नॉटिकल माइल्स था। अब इस एरिया में कोई भी शिप आ जा सकता था। इसका मतलब कोई टेररिस्ट अगर किसी शिप में आ रहा है तो वो भी आ सकता था, बराबर। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या थी कि हमारे जो प्रोविजन बने हुए थे वो प्रोविजन कैसे थे कि कस्टम्स एक्ट में ये जो एरिया रहेगा इंडियन टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल, इसमें पूरा कस्टम्स एक्ट एप्लीकेबल होंगे, सारे प्रोविजंस कस्टम्स एक्ट के एप्लीकेबल होंगे, ये बोला गया था। तो मतलब हर प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा था इंडियन टेरिटोरियल वाटर में। लेकिन बाकी का जो नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स था, नेक्स्ट लिख देता हूं यहां पर मैं, नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स, इसमें सिर्फ सास के प्रोविजन एप्लीकेबल थे। किसके? सास, नॉट ससुर। किसके प्रोविजन? सास। हाँ, मीनाक्षी क्या होता सास? सर्च, अरेस्ट और सीज। मतलब ये जो एरिया है, यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये जो एरिया, ये एरिया, इस एरिया में कोई भी वेसल्स अगर आता है और कस्टम ऑफिसर को उस पर डाउट है, उसको रोक सकते थे, उसको सर्च कर सकते थे। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व आदमी मिला तो उसको अरेस्ट कर सकते थे, और कोई इलीगल गुड्स मिला तो उसको सीज कर सकते थे। यह सब किया जा सकता था इस एरिया में। इसका मतलब इसके बियॉन्ड तो नहीं हो सकता ये।
इसका मतलब यहां से कोई वेसल्स अगर गुजर रहा है इस जगह से, और उसके अंदर अगर कोई टेररिस्ट भी बैठा है या कोई इलीगल गुड्स है, और वो इंडियन कस्टम ऑफिसर को बोल भी रहे हैं इलीगल गुड्स है, देखो जा रहे हैं हम यहां से, इंडिया के पानी में छोड़ दिया वो इलीगल गुड्स, तो होता है ना मछुआरों थ्रू स्मगलिंग होती है, वैसे ही तो होती है। यहाँ पे कस्टम ऑफिसर ना उसको रोक सकते हैं, ना सर्च कर सकते हैं, ना उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, पावर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कस्टम्स वाटर नहीं है। यहाँ पे पावर खाली नेवी के पास में, बट नेवी हर जगह तो पहुंच नहीं सकती। हर जगह पहुंच पाती तो मुंबई हमला ही नहीं होता हमारा यहाँ पे ताज पे जो हुआ। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब बीजेपी गवर्नमेंट आई 2014 में, उनको लगा कि इसको सुधारना पड़ेगा। अब सुधारे कैसे? बोले या तो एक्ट में चेंज कर दे या कस्टम्स वाटर की डेफिनेशन चेंज कर दे। उन्होंने कस्टम्स वाटर की डेफिनेशन चेंज कर दी, और उन्होंने आज जो आपके सिलेबस में कस्टम्स वाटर है वो फर्स्ट 24 नॉटिकल माइल्स नहीं, पूरा 200 नॉटिकल माइल्स है। अब इस एरिया में भी आज के टाइम में कस्टम्स वाटर यहां तक फैला हुआ है। इस एरिया में भी अगर कोई भी गुड्स आता है, कोई भी वेसल्स आता है, उसको रोकने की पावर है कस्टम ऑफिसर के पास में। उसको रोक सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। आप शायद उस टाइम याद है या नहीं आपको, 2010 के आसपास की बात है, 10-11 की। एक शिप जो है जूहू बीच पे आ गया था, और वो शिप जूहू बीच पे 12-15 दिन तक खड़ा रहा वहां पर। हुआ कि वो रास्ता भटक गया था, पोर्ट पे जाना था, पोर्ट पे ना जाकर के वो उधर पहुंच गया था। 12-15 दिन उसको रोका यहाँ पर, उसकी बाकायदा सर्च चली पूरी, ऐसा कैसे भटक गया, कहीं स्मगलिंग तो नहीं हो रही थी बराबर। उसके बाद सेटिस्फाई होने के बाद उसको परमिशन मिली यहाँ से जाने की, अदरवाइज वो इलीगल एक्टिविटी में आ जाता। वो शिप को सर्च जब्त कर सकते थे, बट वो बाद में जब मालूम चला कि नहीं कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं थी, रास्ते भटक गया था वो, उसके बाद उसको जाने की परमिशन मिली। 12-13 दिन तक वो शिप जूहू बीच पे खड़ा रहा। तो उस वक्त इसलिए कि भीड़ लगती थी वहां पर खाली उसको देखने के लिए, कि भाई नजदीक से इतना बड़ा शिप पहली बार देख रहे हैं लोग, तो देखने के लिए जाते थे। तो टूरिज्म प्लेस बन गया था एक तरह से देखा जाए तो, वैसे भी है बट उस वक्त कुछ ज्यादा ही हो गया था। हर टाइम वहां पे भीड़ रहती थी, क्योंकि पावर थी गवर्नमेंट के पास में उसको रोकने की, रोक लिया। चलो चले आगे। अब इसके बाद में देखना, इंडिया जो है उसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह भी आते हैं। अभी कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होते हैं बराबर है, जैसे आपने देखा होगा कि ये जमीन है, ये जमीन है मान लो, फिर यहाँ पे पानी आ जाता है एकदम से, समुद्र बराबर है, ये समुद्र आ गया आपके। तो आपको क्या लगता है समुद्र प्लेन सरफेस पे गहरा है ना वो, तो इसका मतलब ये जमीन कुछ टाइम के बाद यूं होने लग जाती होगी बराबर है, ऐसे हो गई होगी ये जमीन। तो ये जो एरिया होता है ना, ये जहां से ये देखो ये जमीन यूं होती है, ये कॉन्टिनेंटल स्लॉप कहलाता है बराबर है। और ये जो है ना ये एरिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। ये सब इंडिया के पार्ट है, अगर इंडिया की जमीन से जुड़े हुए हैं तो सारे के सारे। तो इसका मतलब यहां से कोई भी खनिज निकलता है, कोई मिनरल्स निकलता है, वो सब इंडिया के माने जाते हैं, किसी और कंट्री के नहीं होंगे, वो इंडिया के होते हैं ना। अब आते हैं इंडियन टेरिटोरियल वाटर, उसके ऊपर थोड़ा और डिस्कशन। ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखो ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, मैंने कहा 12 नॉटिकल माइल्स होता है इंडियन टेरिटोरियल वाटर, बट यहाँ पे इन्होंने कुछ जगह पे ये पूरा इंडियन टेरिटोरियल वाटर है। अब यहाँ पे कुछ जगह पे कम करना पड़ा, रीजन क्या, यहाँ पे श्रीलंका के पानी को भी जगह देनी थी। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे 12 नॉटिकल माइल से कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया बराबर है। बट जनरली जब पढ़ा जाएगा आपको, तो आपको यही बोलना है कि इंडिया कहाँ तक फैला हुआ है, 200 नॉटिकल माइल्स तक, और इंडियन टेरिटोरियल वाटर फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स को बोलते हैं। जब कभी कोई भी शिप इसमें एंटर होता है ना, तब से कस्टम्स के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि कस्टम्स के क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, कैसे एप्लीकेबल होते हैं, उसका एक छोटा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ। पता कैसे लगता है कस्टम ऑफिसर को कि ये इलीगल गुड्स है? भाई एक बात बताओ, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैं एक शिप का कैप्टन हूँ बराबर, चीज को यूं समझना, मैं शिप का कैप्टन हूँ और मेरा शिप रवाना होता है ऑस्ट्रेलिया से, जो पहले इंडिया आएगा, इंडिया के बाद श्रीलंका जाएगा। उसमें अफीम है, अफीम इंडिया में इलीगल है बराबर है, ड्रग्स है।
अब उसमें अफीम रखी हुई है और यहाँ पे जैसे इंडिया में पहुंचा हुआ तो वहाँ के यहीं के किसी आदमी को मुझे अफीम देनी थी। तो जैसे इंडियन टेरिटोरियल वाटर में एंटर हुआ, कस्टम ऑफिसर ने रोक लिया मेरे वेसल्स को चेक करने के लिए। चेक किया, अफीम मिली और मिस्टर गौड़ तुम अफीम लेकर के आए, हम जब्त करेंगे और तुम अगर इन्वॉल्व हो तो तुमको अरेस्ट करेंगे। मैंने बोला भाई साहब ये तो अफीम श्रीलंका जाने वाली है, आपके यहाँ पे इलीगल है, वहां पे थोड़ी है। अब ये कैसे पता लगेगा इंडियन कस्टम ऑफिसर को कि वो गुड श्रीलंका जाएगा? वो पता कैसे करते हैं? वैसा तो अच्छा किसको जाएगा मुझे बताओ, मैं बात करूंगा उस आदमी से, वो मंगवा रहा है क्या, फिर उसकी सरकार से बात करूंगा क्या आपने इसको परमिशन दी है क्या। तो वो आदमी क्या बोलेगा श्रीलंका वाला, तुम कौन होते हो भाई मुझसे पूछने वाले? तुम इंडियन कस्टम ऑफिसर हो, ये मेरा माल है, तुम कौन होते हो ये इंक्वायरी करने वाले? इसके लिए मेरी गवर्नमेंट करेगी तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि तो गवर्नमेंट को पता कैसे लगता है कि इलीगल गुड्स है? तो उसके प्रोसीजर होता है, इनका प्रोसीजर क्या होता है इधर देखना। इधर देखना बेटा, मान लो ये शिप है मेरा, ये शिप है और ये शिप इंडिया में आया ऑस्ट्रेलिया से, और ये मान करके चलना ये श्रीलंका जाने वाला है। होता क्या है, जब ये ऑस्ट्रेलिया से निकलता है ना शिप, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट शिप को निकलने की परमिशन नहीं देती। शिप का मालिक मैं हूं, मैं शिप को ऑस्ट्रेलिया से निकाल ही नहीं सकता जब तक उसकी गवर्नमेंट मुझे परमिशन ना दे दे कि शिप ले जाओ। उसकी गवर्नमेंट परमिशन कब देगी मुझे? कि वो मुझे बोलेगी एक ईजीएम बनाओ, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, बोले एक ईजीएम बनाओ। मैंने कहा ईजीएम? बोले यस एक ईजीएम बनाओ। मैंने कहा ये क्या होता है? बोले आपके इस वेसल्स में कौन कौन से गुड्स रखे हुए हैं, वो कौन सी कंट्री में जाने वाले हैं, यहाँ से भेजने वाला कौन है, वहां जिसको मिलेगा वो कौन है, उन सब की एक डिटेल लिखो। अब मैंने मान लो 10 प्रोडक्ट है, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 प्रोडक्ट लिख दिए। ये लिख दिया, ये श्रीलंका जाएगा, ये श्रीलंका जाएगा, ये श्रीलंका जाएगा, ये इंडिया में उतरेगा, उसके बाद इसको इंडिया से इंग्लैंड भेजा जाएगा। ये वाला प्रोडक्ट इंडिया उतरेगा मुंबई में, मुंबई पोर्ट पर, फिर उसके बाद ये चेन्नई पोर्ट पे भेजा जाएगा। ये गुड्स मुंबई पोर्ट पे उतरेगा, ये मुंबई पोर्ट पे, ये मुंबई पोर्ट पे। ये क्रू मेंबर का बैगेज है, जो क्रू मेंबर जब उतरेंगे साथ में लेकर के उतरेंगे। इसमें गोल्ड है जो इंडियन गवर्नमेंट ने मंगवाया है। ये सारी डिटेल यू लिखनी पड़ती है उसके अंदर। अब इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट तैयार करूंगा मैं। तैयार करने के बाद वो डॉक्यूमेंट में सबमिट करता हूं ऑस्ट्रेलियन कस्टम ऑफिसर को। ऑस्ट्रेलिया के कस्टम ऑफिसर उस डॉक्यूमेंट के बेस पर पूरे शिप को चेक करेंगे, वापस से क्या करेंगे? चेक करेंगे पूरे शिप को। और जब पूरा शिप चेक करेंगे एक बार, वो उतरने के बाद पूरा शिप चेक करेंगे एक बार। चेक करने के बाद में उनको पता लगेगा भाई सब कुछ प्रॉपर है, इसमें कोई अफीम नहीं है, कोई इलीगल गुड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है जो किसी कंट्री में यहां से भेजना या ले जाना अलाउ नहीं। चेक कर लिया। अब वो वेसल्स वहां से रवाना होता है। वो जो डॉक्यूमेंट है इंडिया के लिए आईजीएम कहलाता है, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। वो डॉक्यूमेंट इंडिया के पास में भी आ गया। अब होता क्या, ये वेसल्स जो है ना इंडिया के पानी में आ जाते हैं, बट पानी में दूर खड़े रहते हैं, दूर खड़े रहते हैं, पोर्ट पे नहीं आते कभी भी। आप कभी भी देखना, आप ये यहाँ पे गए हो ताज होटल के वहां पर, तो आपने देखा वहां पर खूब दूर आपको शिप दिखते हैं, वो पोर्ट तक नहीं आते हैं जब तक उनको परमिशन नहीं मिलती पोर्ट पे आने की। पोर्ट खाली होगा, फिर उनको परमिशन देंगे कि पोर्ट पे आओ, फिर वो पोर्ट पे आते, फिर माल उतारा जाता है वहां से। और जब तक पोर्ट पे आने की परमिशन नहीं मिलेगी तब तक वो पानी में ही खड़े रहेंगे दूर। बट वो टेरिटोरियल वाटर में रहते हैं, इंडियन टेरिटोरियल वाटर में खड़े रहते हैं, बट दूर खड़े रहते हैं। अब होता क्या है, कस्टम ऑफिसर बकायदा एक बोट में बैठ करके वहां पे जाते हैं। उसका जो वेसल्स का इंचार्ज होता है वो आईजीएम सबमिट करता है, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, यही डॉक्यूमेंट। कस्टम ऑफिसर चेक करते हैं कि जो शिप में गुड्स रखा हुआ है वो सब यही माल है ना, इनके अलावा तो कुछ नहीं है। अगर इनके अलावा कुछ हुआ तो वो इलीगल है, अब उसको सीज कर लेंगे। अगर वहां पर मैं बोलता हूं जी ये तो श्रीलंका जाने वाला अफीम, बोले लिखा क्यों नहीं इसके अंदर? फिर इसके अंदर लिखा क्यों नहीं? उसके लिए स्पेसिफिक डिक्लेरेशन लगती है
वो क्यों नहीं है इसमें, और नहीं है तो इसका मतलब ये श्रीलंका नहीं जा रहा, हम उसको सीज कर रहे हैं, जो करना कर लो, सीज कर लेंगे उसको। जरूरत पड़ी मैं उसमें इन्वॉल्व हुआ, साबित हो गया, मुझे अरेस्ट भी किया जा सकता है यहाँ पर। इस तरह से उनको पता लगता है। समझ में आया? तो उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? फॉरेन कंट्री में क्या कहलाएगा वो? EGM। इंडिया में जब भाई रोड गुड्स आते हैं, जैसे पाकिस्तान से माल आया, चाइना से आया, नेपाल भूटान से आया, तब इस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है इंपोर्ट रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? इंपोर्ट रिपोर्ट। ओके, कोई डाउट? अब देखना प्रोसीजर बताता हूं पूरा आगे का। अब गुड्स जो है वो आ चुका है इंडिया में, शिप आ चुका है, और शिप को IGM देख करके परमिशन भी दे दी। गवर्नमेंट ने बोला भाई ले आओ, कोई गड़बड़ नहीं है। तो कस्टम ऑफिसर ने एक परमिशन बनाएगा, एक ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर की कॉपी इंचार्ज को दी जाती है, जो शिप का इंचार्ज होता है। कॉपी दे दी गई इसको। अब मैं ये पोर्ट पे लेकर के आता हूँ। पोर्ट पे कहाँ पे? क्लियरिंग स्टेशन पे। क्लियरिंग स्टेशन किस टाइप का होता है मैं आपको रफली बता देता हूँ। कुछ पोर्ट पे इस टाइप का बना होता है। ये जो पोर्ट है ना, पोर्ट, ये पूरा पोर्ट है। वेसल्स यहाँ पे खड़े होते हैं, इनको क्लियरिंग स्टेशन पे आने की परमिशन नहीं रहती है। फिर यहाँ पे इस टाइप का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ रहता है, यूं ऐसे प्लेटफॉर्म बने हुए रहते हैं। यहाँ पर मशीनें लगी हुई रहती, खूब बड़ी बड़ी क्रेन वगैरह, वो सब बराबर, सब मशीनें लगी रहेगी। ये शिप जो होता है ना, परमिशन मिलने के बाद यहाँ पे आकर के खड़ा हो जाता है, यूं ऐसे, यूं खड़ा हो जाएगा। खड़े होने के बाद यहां से फिर गुड्स उतारा जाता है क्रेन की हेल्प से, इन सब की हेल्प से। यहाँ पर इसको बोला जाता है क्लियरिंग स्टेशन। जैसे माल यहाँ पे उतरता है तो क्या आप क्या सोचते हो, ऐसा कभी होता होगा कि मान लो जैसे एग्जांपल के लिए रौनक कुछ गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, रौनक क्यों, समिता कोई गुड्स इंपोर्ट करे, समिता जाग रही हो बेटा? सो गई, जूम लाइव चालू करके सो गई ये लड़की, रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो मैं क्या मानूं, सो गई। निकिता निकिता जाग रही है, समिता भी जाग रही है, आवाज नहीं आ रही इनकी, बट हाँ अनम्यूट किया इन्होंने तो मतलब जाग रहे हैं। ओके ठीक है, मान लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। गुड्स जो है शिप जैसे वहां पे पहुंचा, परमिशन मिल गई इनको चेक करके कि भाई सब कुछ प्रॉपर है, कुछ गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे आया। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि समिता ने माल मंगवाया तो समिता जो है यहाँ पे खड़ी रहेगी और कैप्टन बोले भाई वो पीछे वो जो थैला रखा हुआ थैला उतार करके देना, भाई वो मेरा है, मैंने मंगवाया, इंपोर्ट किया है। ऐसा होता है नहीं, आप तो जा ही नहीं सकते पोर्ट पर, एंट्री ही अलाउ नहीं है अपने को। तो फिर आपका गुड्स आपको मिलता कैसे है? प्रोसीजर क्या उसका? वो प्रोसीजर ये है कि आपका जैसे ही गुड्स वहां पे पहुंचेगा, पहुंचने के बाद परमिशन IGM चेक किए बिना, मतलब अभी देखना अभी वेसल्स दूर खड़ा है, क्लियरिंग स्टेशन पे नहीं आया। अब आपको मालूम है जब वेसल्स को चेक करके IGM के थ्रू चेक करते हैं, चेक करने के बाद परमिशन दी जाती है, उस परमिशन को बोला जाता है एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड। एंट्री इनवर्ड मतलब अंदर आने के लिए, एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड। तो वो एंट्री मिलती है, जब तक नहीं मिलेगी तब तक दूर खड़ा रहेगा। जस्ट इमेजिन रौनक की शादी है, इसके लिए घर वालों ने लड़की देखी, ये शिप से आया इंडिया, शिप को दूर खड़ा कर दिया गया, बोले पहले IGM से चेक करेंगे, 2 दिन बाद इसकी सगाई और शादी दोनों होने वाली है। शिप को चेक करने में 7-7 दिन लग जाते हैं, 8-8 दिन लग जाते हैं, तब तक शिप वहीं पे खड़ा रहेगा। रौनक भी खड़ा है बेचारा, शादी की डेट पे पहुंच ही नहीं पाया, शादी छोटे वाले भाई को करनी पड़ी, मेरे ब्रदर की दुल्हनिया बराबर है, तो इसके तो प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट ने यूँ बोला कि भाई कुछ ऐसे प्रोडक्ट या कुछ ऐसे पैसेंजर्स जिनके लिए उन्होंने एक रूल बना दिया। क्या रूल बनाया कि भाई वो IGM से चेक नहीं होंगे, उनको डायरेक्ट निकाल दिया जाए। तो जैसे ही वेसल्स पहुंचता है या शिप पहुंचता है इंडिया में, दूर जगह पर उनको खड़ा कर दिया जाता है और बोलते हैं कि उसमें क्रू मेंबर कितने हैं और पैसेंजर कितने हैं और उनका बैगेज कितना है,
वो सब एक छोटा सा शिप जाता है, उसमें बैठा करके ले आते हैं पोर्ट पर। पोर्ट पर जैसे आते हैं तो इधर देखो, यहां से अगर देखा जाए, और ये सब चीजें आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, अभी मैं सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा हूँ। ये सब चीजें आगे डिटेल में मैं पढ़ाने वाला हूँ। जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं इनको अपने आप लिखवाऊंगा आप लोगों को। ओके, अब यहां से पोर्ट पे एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं बोर्डिंग स्टेशन। क्या बोलते हैं? बोर्डिंग स्टेशन पे पैसेंजर, क्रू मेंबर, उनका बैगेज, ये सब सीधा चला जाता है बिना चेक किए। आईजीएम से चेक नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि वो चेक होता है बोर्डिंग स्टेशन पे। आप एयरपोर्ट से बाहर निकल तो कभी भी अगर आपने इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठे हो तो आपने देखा होगा आपका लगेज इमिग्रेशन में जाते वक्त भी चेक होता है और आते वक्त भी चेक किया जाता है। वहां पे 2 चैनल गेट बने होते हैं, एक होता है रेड चैनल गेट और एक होता है ग्रीन चैनल गेट। अगर आप फॉरेन कंट्री से आ रहे हो और फॉरेन कंट्री में आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा है तब आपको रेड चैनल गेट से निकलना होता है। आप उस पर ड्यूटी पे करोगे फिर निकलोगे। और अगर आपने फॉरेन कंट्री में कोई भी गुड्स नहीं खरीदा तो फिर आप ग्रीन चैनल गेट से निकलते हो। अब सवाल ये उठता है, सर मान लीजिए हमने फॉरेन कंट्री में गुड्स खरीदा फिर भी ग्रीन चैनल गेट से निकले तो उनको कैसे पता लगेगा? बेटा स्कैनिंग होती है सामान की, सब पता लग जाता है। मफत लाल एक केस है। उन्होंने क्या किया कि कुछ गुड्स खरीदा था उनकी वाइफ ने, ज्वेलरी, पूरी बप्पी लहरी बनी हुई थी, ज्वेलरी शोरूम बना हुआ था, खूब सारी ज्वेलरी फैली हुई थी और आराम से ग्रीन चैनल गेट से निकली थी। उसने सोचा ज्वेलरी पहनी हुई तो उनको क्या लगेगा, ये तो रेगुलर जो गई थी तब भी लेकर के गई होगी, वही आई होगी पहन करके। बैग में नहीं रखा उसने सामान, ज्वेलरी सब पहन ली उसने। रोक लिया उसको। उसने बोला जब मैं इंडिया से गई थी तब ये थी मेरे साथ में, कोई वापस लेके आई हूं मैं। जब आप इंडिया से जाते हो ना तो आपके पास अगर बेशकीमती चीज होती है तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है कि हमारे पास में ये चीजें बेशकीमती है जिन पर डाउट किया जा सकता। जैसे मेरी ये अंगूठी है, अभी ये अंगूठी सोने की है बट ये पुरानी है, घिस चुकी है, तो किसी को भी देख करके पता लग जाएगा ये तो पुरानी है, बराबर है। बट एकदम नई अंगूठी में पहन करके जा रहा हूं और फिर मैं इंडिया में आऊंगा 2 दिन बाद, तो इस पर डाउट किया जा सकता है कि मैंने बाहर से खरीदी हो, तो मैं इसका डिक्लेरेशन पहले दे दूंगा कि भाई मेरे पास में ये है। दूसरा, आप जब वापस इंडिया में आते हैं तब भी आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है। उसमें आपको ये लिखना पड़ता है कि बाहर से आपने क्या क्या सामान खरीदा और कौन सी कीमती चीज है जो आपके साथ पहले भी थी और अभी भी है, जाते वक्त भी थी और अभी भी है। वो डिक्लेरेशन फॉर्म में देना पड़ता है, आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो एक हेमल केशा एक पर्सन था अहमदाबाद का, हेमल केशा। हुआ क्या कि उसने फॉरेन से जब आया इंडिया में, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे उतरा और डिक्लेरेशन फॉर्म भरा उसने। बट उसने क्या किया, कुछ सैफरॉन इंपोर्ट साथ में लेके आया था, सैफरॉन, एक मोबाइल फोन, एक वॉच, इन सब की डिटेल उसने नहीं डाली। उसने क्या किया, 10 आइटम खरीदे, 7 आइटम की डिटेल डाल दी डिक्लेरेशन फॉर्म में, ताकि यूं लगेगा कस्टमर को अच्छा 7 आइटम लिखे हैं तो सब सही होंगे, तो 7 पे ड्यूटी चार्ज कर लेंगे, बाकी के 3 वो भी सोचेगा इसके खुद के ही होंगे पर्सनल। तो उसने वही सोच करके वो काम किया, पकड़ा गया तो पूरा गुड सीज हो जाता आपका, एक फूटी कोड़ी नहीं मिलती और ऊपर से पेनल्टी अलग लगती है आप पर और ब्लैकलिस्ट और हो जाते हो। नेक्स्ट टाइम पर जब कभी भी आप बाहर जाकर के आओगे आपके सबसे पहले डाउट किया जाएगा। और अगर आप जब तक अच्छे से साबित नहीं कर देते कि आपने फॉरेन से गुड्स नहीं खरीदा, तब तक ये प्रिज्यूम किया जाता है कि आपने इंपोर्ट किया ही होगा वहां से। नेक्स्ट टाइम भी आओगे तब शक की निगाहों से देखा जाएगा आपको। ओके, तो ये हुआ ना बिपाशा बासु वगैरह सब पकड़े हुए हैं। ये फॉरेन जब जाते थे शूटिंग के लिए ज्वेलरियां लेकर के आते थे और ग्रीन चैनल गेट से निकलते थे, ये सब के सब ब्लैकलिस्ट हुए थे 1 साल तक। उनको शक की निगाहों से देखा जाता था बाहर जब जाते थे तब। फॉरेन कंट्री में भी अच्छे से चेकिंग होती थी, यहाँ पे भी अच्छे से चेकिंग होती थी उनकी। फिर दूसरा, इसमें अगर आपके साथ कुरियर आया, कुरियर को भी बिना चेक किए इधर आ जाता है, इंपोर्ट बाय पोस्ट। इंपोर्ट बाय पोस्ट, पोस्ट ऑफिस बना रहता पोर्ट पर, वो गुड्स बिना चेक किए यहाँ पे आ जाता। और याद रखना, कुरियर सिर्फ गिफ्ट देने और लेने के लिए नहीं होते हैं, इनसे गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है। डायमंड्स भी आते हैं कुरियर के थ्रू। आपको क्या लगता, फॉरेन से जब डायमंड इंपोर्ट करोगे आप तो इतना सा डायमंड करोड़ों रुपए का होता है।
तो अगर कोई आदमी 100 करोड़ का इंपोर्ट करा तो डायमंड इतना सा होगा, तो तुमको क्या लगता है उसके लिए कंटेनर बुक करेंगे वो लोग? वेसल्स में यूं रखा हुआ है? नहीं, इनकी एक स्पेशल पैकिंग और डिक्लेरेशन होता है, सेफ्टी के साथ लाते हैं और ये कुरियर के थ्रू आता है। तो कई बार गुड्स भी इंपोर्ट कुरियर के थ्रू होते हैं। कुरियर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि गिफ्ट या कोई छोटा पार्सल भेजने करने के लिए होगा, इंपोर्ट होते हैं कुरियर के थ्रू, वो भी बिना चेक किए सीधा चला जाता है इंपोर्ट बाई पोस्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोस्ट मास्टर जो होता है ना, वो यहाँ पे उनको चेक करता है, बराबर। अब बाकी का जितना भी, और एनिमल्स, अगर कोई एनिमल्स वगैरह है, देखो एनिमल्स का इंपोर्ट हमारे इंडिया में बैन है, प्रोहिबिटेड है, हम एनिमल्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते, बराबर है। एनिमल्स हो गए या अपने जो स्केलेटन वगैरह होते हैं ना, वो बॉडी ऑर्गन्स, इनको इंपोर्ट करना बैन है हमारे यहाँ, तो वो इलीगल तरीके से स्मगलिंग होती है उनकी। तो अब वो तो इंपोर्ट हो नहीं सकते, तो ये किस एनिमल्स की बात कर रहे हैं? मोदी जी ने चीते मंगवाए जन्मदिन पर, याद है? 50 चीतों, तो गवर्नमेंट तो ला सकती है ना, बराबर। तो इंपोर्ट बैन होने का मतलब नहीं कि वो इंपोर्ट कभी नहीं किए जा सकते, बिना परमिशन के इंपोर्ट नहीं होंगे, बाकायदा लाइसेंस या परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। दूसरा, मान लो कोई रशियन सर्कस, रशिया से इंडिया में सर्कस दिखाने आ रहा है, तो उसके बाद जानवर तो होंगे ना, बराबर है, वो हो गए, उन सबको बिना चेक किए भेज दिया जाता है इधर। सॉरी, एनिमल्स इधर आएंगे, पोस्ट ऑफिस में एनिमल्स क्या करेंगे? एनिमल्स कस्टम्स एरिया में। उसके अलावा बाकी के जितने भी गुड्स हैं, ये बाकी के जितने भी गुड्स हैं, ये सब कस्टम्स एरिया में आते हैं। आईजीएम चेक होगा पहले, फिर एंट्री इनवर्ड ग्रांटेड होगा, परमिशन मिलेगी, फिर कस्टम एरिया में आएंगे। कस्टम एरिया में कस्टोडियन की कस्टडी में ये रख दिए जाते हैं पूरे के पूरे। वहां पे पोर्ट पे उतारने के बाद में उसको ले जा करके एक ऐसे गोडाउन होते हैं पोर्ट पे, उनमें माल रख दिया जाता है। उसके सबके कस्टोडियन होते हैं अलग अलग आदमी जो अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे मान लो 10 गोडाउन बने हुए हैं, तो हर गोडाउन का एक अलग कस्टोडियन होता है जिसकी कस्टडी में माल रख दिया जाता है। तो जो आपने गुड्स इंपोर्ट किया या जो समिता ने गुड्स इंपोर्ट किया, वो गुड्स इंपोर्ट करने के बाद में यहाँ पे कस्टोडियन की कस्टडी में रख दिया जाता है। अब यहाँ पर समिता का गुड्स चोरी भी हो सकता है। अब मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्या नाम बेटा? शिफा। कहाँ रहती है बेटा? मलाड में। घर पे सब ठीक है? मलाड में सब ठीक है? पड़ोसी वगैरह सब बढ़िया? तो फिर लेट क्यों है? चलो इधर देखना, शिफा जो है वो कस्टोडियन है, कस्टम ऑफिसर नहीं, कस्टोडियन है। उसकी कस्टडी में समिता का गुड्स रख दिया गया। मान लो समिता ने शुगर इंपोर्ट की, एक एग्जांपल लेते हैं। अब एक फोन जाता है शिफा को, अपने प्रियंका का। प्रियंका बोलती है, ये सुनना, तेरे वहां पे कोई माल वाला है क्या, कुछ इंपोर्ट हुआ क्या? कुछ नहीं। बोले अरे यार कल शक्कर इंपोर्ट हुई है, तेरी कस्टडी में क्या? बोले 50 किलो लेती है ना शाम में। तो मानो बीच में कई बार कट मार करके निकाल लेते हैं गुड्स। आपने कभी देखा होगा कि मोबाइल फोन या कई प्रोडक्ट सस्ते में बिकते हैं, बराबर बोलते हैं कस्टम्स की चोरी के है ये। वो क्या करते हैं, जब बड़े बड़े कंटेनर ओपन हो जाते हैं ना गलती से, उसमें से निकाल लेते हैं वो लोग चीजें और बेच देते हैं यहाँ पर। तो अब हुआ क्या कि भाई उसने 50 किलो शक्कर निकाल ली मान लो। अब अगर मान लो चेकिंग हो गई और चेकिंग के टाइम में मालूम चला कि 50 केजी कम है, तो उस 50 केजी पर इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करेगा कि उसको तो मिली नहीं, वो उस पर ड्यूटी कस्टोडियन पे करता है, शिफा पे करेगी। क्यों? उसकी कस्टडी से माल चोरी हुआ है। आप भली वो इन्वॉल्व हो या ना हो, किसी और ने भी चुराया हो, भाई ध्यान रखने का काम तो तुम्हारा था, तो तुमने ढंग से ध्यान क्यों नहीं रखा यहाँ पर? तो कस्टोडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत खतरनाक होती है। इवन कस्टोडियन जो है वो कस्टम ऑफिसर को माल नहीं देता है, जो कस्टम ऑफिसर हेड है वहां का, उस तक को गुड्स नहीं देता जब तक कस्टम ऑफिसर प्रॉपर ऑर्डर बना करके नहीं दे देता है कि भाई तुम माल लेकर के चले जाओ, और कल को बाद में बोलो कि भाई माल कहां गया, मैं बोलूं आप ले गए, बोले क्या सबूत है? उन तक को माल नहीं देते। वो एक इंसिडेंस हो गया था, हुआ क्या था, एक आदमी ने इलीगली गुड्स इंपोर्ट किया था। जब गुड्स इंपोर्ट किया गया तो कस्टोडियन की कस्टडी में रख दिया था, माल पड़ा था कस्टोडियन की कस्टडी में रखा हुआ था, और फिर उस आदमी कस्टम ऑफिसर को पता लगता है कि माल तो इलीगल है, तो बोले इस माल को ऑक्शन में डाल दो।
ऑक्शन में जब उस गुड्स को डालने के लिए कस्टम ऑफिसर पहुंचा, कस्टोडियन को बोला भाई ये माल अभी हम लेकर के जाएंगे, इसको ऑक्शन होगा। कस्टोडियन ने नहीं ले जाने दिया, बोला ऑक्शन का लेटर इशू किया आपने? बोले हाँ हाँ, वो इंपोर्टर को भेज दिया हमने जिसने माल मंगवाया, और एक कॉपी हमारे पास है। बोले नहीं, एक कॉपी मुझे भी दो रिकॉर्ड के लिए, तो उसके बाद ही माल ले जाने दूंगा, नहीं तो नहीं। कस्टोडियन तक को एक कॉपी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कल को कुछ ऊपर नीचे हो गया, रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाएगा? कस्टोडियन। उसकी जॉब बॉटम होती है कस्टोडियन की। अब यहां पर कस्टोडियन की कस्टडी में माल है, अब इंपोर्टर जाता है अपने क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होते हैं उनके साथ। वो एजेंट यहां पर कस्टम ऑफिसर को डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है बिल ऑफ एंट्री। क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एंट्री। ये जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें पूरी डिटेल लिखी हुई होती है। ये देखो, ये बिल ऑफ एंट्री। वेसल्स कौन सा है जिससे माल आ रहा है, मास्टरी एजेंट कौन है, पोर्ट ऑफ शिपमेंट, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, जहां से चढ़ा, जहां पे जाने वाला है, तो कहां पर, इंपोर्टर्स का नाम, उसका एड्रेस, पूरी डिटेल, पैकेजेस, क्वांटिटी। अब उसमें भी पैकेज नंबर, मार्क्स, क्वांटिटी में यूनिट कितने, उसका अमाउंट कितना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच क्लास ऑफ गुड्स, वैल्यू क्या उनकी, सब डिटेल, रेट क्या लगेगी, A to Z अब चीजें यहाँ पे फिल करनी पड़ती है। ये डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद में, तो ये क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट फिल करते हैं, करके ये डॉक्यूमेंट हमको सबमिट करना पड़ता है कस्टम ऑफिसर को। कस्टम ऑफिसर उस डॉक्यूमेंट के बेस पे आपको बोलता है ड्यूटी पे करो, फिर आपको ड्यूटी पे करनी पड़ती है उनको। ड्यूटी पे करने के बाद कस्टम ऑफिसर आपको एक ऑर्डर बना देगा कि आप अपना माल ले जा सकते हो। फिर वो ऑर्डर ले जाकर के आपको कस्टोडियन को दिखाना पड़ता है कि आपकी कस्टडी में हमारा एक गुड्स है, ये ऑर्डर है प्रॉपर ऑफिसर का जिसने ऑर्डर बना दिया है, आप हमको हमारा माल दे दीजिए प्लीज। फिर उसको गुड्स हैंड ओवर किया जाता है और वो गुड्स लेकर के आता है। ये प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, समझ में आया? अब यहाँ से गुड्स आप चाहो तो अपनी फैक्ट्री में ले आओ, चाहो तो वहाँ पे बॉन्डेड वेयर हाउस बने होते हैं, उन वेयर हाउस में ले जाओ, क्योंकि वेयर हाउस से भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक्सपोर्ट होता है, वो सब चीजें मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। समझा यहाँ तक? चलो, ये आपका एक ओवरव्यू था जिससे आपको ये पता लगे कि भाई माल इंपोर्ट कैसे होता है, डिपार्टमेंट पकड़ता कैसे, क्या प्रोसेस होते हैं। अब हम आते हैं वापस, हमने इंडिया की डेफिनेशन समझी, हमने क्या पढ़ा था कि इंपोर्ट ड्यूटी कब लगती है, जब कोई गुड्स आउटसाइड इंडिया से इंडिया में इंपोर्ट होता है, तो इंडिया हमको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स किसको बोला गया कस्टम्स एक्ट के अंदर? गुड्स के अंदर 5 पॉइंट कवर किए इन्होंने। पहला पॉइंट है एयरक्राफ्ट, वेसल्स एंड व्हीकल्स, इनको गुड्स माना जाता है। कोई भी एयरक्राफ्ट, वेसल्स एंड व्हीकल्स गुड्स होता है। अब केस को सुनना जरा, छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। मान लेते हैं दृष्टि, इन मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ का माइक सही नहीं काम कर रहा, क्योंकि ये बच्चे बोलना चाह रहे हैं बट इनकी आवाज नहीं आ रही है। दृष्टि, तुम कितनी फीस भरी बेटा तुमने? तुम 2-2 जगह से कैसे ज्वाइन हो रखी हो हैं? बेटा आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की, कुछ गड़बड़ है, टेक्निकल इशू है। चलो चले, इधर देखना बेटा, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। बात उन दिनों की है जब दृष्टि कस्टम्स एक्ट पढ़ रही थी, बराबर है, कस्टम्स एक्ट पढ़ रही थी, तो मैं पढ़ा रहा था कि भाई कोई भी गुड्स 12 नॉटिकल माइल्स में एंटर होता तो इंपोर्ट शुरू हो जाता है, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, और कोई भी गुड्स आउटसाइड इंडिया जाता है तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, बराबर है। कभी भी इंपोर्टेड गुड्स पे आप ड्यूटी पे करते हो ना, तो वो डोमेस्टिक गुड्स बन जाता है हमेशा, उसके बाद वो डोमेस्टिक गुड्स कहलाएगा। तो मैं ये पढ़ा ही रहा था, फिर उनका गुड्स के डेफिनेशन में एयरक्राफ्ट, वेसल्स, व्हीकल्स आते हैं। जितने में दृष्टि को कॉल आ गया, दृष्टि बोलती है सर मैं थोड़ी देर बाद ज्वाइन करूंगी, एक अर्जेंट कॉल आ गया सर, मुझे बात करनी पड़ेगी, मैं 5 मिनट्स बाद ज्वाइन करती हूँ। मैंने कहा ओके। पूरा लेक्चर खत्म हो गया बट स्टिल वापस ज्वाइन ही नहीं किया। दिमाग खराब हो गया, ईगो हर्ट हो गया मेरा, मतलब मेरे सब्जेक्ट को इतना लाइटली ले रही है लड़की। मैंने अगले दिन बोला मेरे क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं है दृष्टि, बोला सर आना भी नहीं है। उनका मतलब कहीं और पढ़ रही हो एडीटी? बोले नहीं सर, आपने मेरे टैलेंट को पहचाना ही नहीं है,
थ्योरी वगैरह आप पढ़ाओ इन लोगों को, मैं तो अब सीधा प्रैक्टिकल करूंगी। मैं कस्टम ऑफिसर बन गई। मैंने एक टेस्ट दिया था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जेम माता दी करके टिक करती गई, मैं सारे आंसर राइट थे, सीधा कस्टम ऑफिसर की पोजीशन मिल गई है मुझे। अब मैं कस्टम ऑफिसर, अब सीधा प्रैक्टिकल करूंगी। मैंने कहा बट तुमको तो कस्टम्स में कुछ भी नहीं आता है। हम बोला सर अब मैं सीख लूंगी, हाथ की जरूरत नहीं है मुझे। ओके, अभी कस्टम ऑफिसर बन गई। इधर पाकिस्तान में आपको मालूम अभी हालत खराब है, लफड़े चल रहे हैं। इमरान खान की तो हालत वैसे भी खराब है, कभी भी जेल हो सकती है, कभी भी अंदर जा सकता है। इमरान खान ने बोला कि देखो गधे तो बेच दिए मैंने, गधे बेच करके कुछ पैसे कमाए हैं, तो क्यों ना इन पैसों से एक वेसल्स खरीद लूँ और गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दूँ। एक तो इंडिया की, एक तो पाकिस्तान से बाहर रहूँगा तो अरेस्ट होने के चांस कम रहेंगे। उसने वो वेसल्स खरीदा 10 करोड़ रुपए का, वेसल्स खरीद करके पाकिस्तान से गुड्स इंडिया में इंपोर्ट कर रहा था। मुंबई पोर्ट पे पहुंचा, वहां पे ड्यूटी लगी हुई है दृष्टि की। दृष्टि ने इमरान को, जैसे वेसल्स आया, इमरान बोला इधर, इमरान इधर बोला, वो कहाँ से आ रहा है? बोले पाकिस्तान से। गुड। तो भाई इमरान, बात ऐसी है कि बाकी के जो गुड्स इंपोर्ट हुए हैं वो तो हम देख लेंगे, बट ये जो वेसल्स ये कितने में खरीदा तूने? बोले 10 करोड़ में। बोले इस पर ड्यूटी पे कर, 30% की रेट है हमारे यहाँ पर, 3 करोड़। बोले तो ये वेसल्स तो मैं वापस ले जाऊंगा। बोले वो बाद में देखेंगे, हमारे सर ने हमको पढ़ाया था कि कोई भी गुड्स अगर इंडियन टेरिटोरियल वाटर में एंटर हो जाए तो इंपोर्ट शुरू हो जाता है, इंपोर्ट प्रोसीजर शुरू हो जाता है। तो बेटा इंपोर्ट तो हो चुका है, क्योंकि तेरा वेसल्स गुड्स की डेफिनेशन में आता है, क्योंकि हमारे सर ने हमको ये भी बताया था एयरक्राफ्ट, वेसल्स, व्हीकल्स गुड्स होते हैं। तो बेटा तू यहां पर अब फटाक से 3 करोड़ रुपया दे और उसके बाद निकल। वो बेचारा 3 करोड़ रुपया देता है, फिर इंडिया में घूमता घामता है, फिर उसके बाद वापस जा रहा होता तो वेसल टस से मस नहीं हो रहा। क्यों? दृष्टि ने पीछे से बांध रखा उसको। बोले नीचे उतर इमरान, नीचे उतर। बोले तुझे यार किसने प्रधानमंत्री बना दिया था पाकिस्तान का? बोले तुझे इतनी अक्ल नहीं है कि कभी भी आप कोई भी ड्यूटी पे करते हैं तो वो इंपोर्टेड गुड्स डोमेस्टिक गुड्स हो जाता है। अब ये वेसल्स डोमेस्टिक गुड्स हो चुका है, अब तू इसको इंडिया के बाहर ले जा रहा है, मतलब 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस होगा तो भाई एक्सपोर्ट हो गया ये, और एक्सपोर्ट पे हमारे यहाँ पे 40% ड्यूटी है। वो तो बोलेगा मतलब, बोले 4 करोड़ और दे। उसने बोला इस हिसाब से तो मैं 2 कंट्री में जाऊंगा जितने का वेसल्स नहीं है और जितने की कमाई नहीं हो रही है उतने की तो ड्यूटी पे कर दूंगा मैं। उसने लगाया मोदी जी को फोन। बोले मोदी जी ऐसी ऐसी बात है भाई, नेक्स्ट टाइम से हम तो नहीं आएंगे आपके यहाँ पर। मोदी जी ने बोला क्या हुआ? बोले वो दृष्टि है, वो यूं ड्यूटी पे ड्यूटी लगाई जा रही है, मेरे वेसल्स पे ड्यूटी लगा दी। मोदी जी ने दृष्टि को बोला ये क्या हो रहा है? बोले मैं क्या करूंगा, ऐसा ने यही पढ़ाया हमारे। मोदी जी का फोन आया मेरे पास, बोले गौड़ साहब ये क्या है? मैंने कहा मेरी गलती नहीं है, वो आधी अधूरी पढ़ती है उसके बाद वो बंक मार लेती है। बोले क्यों? मैंने कहा उसने पूरी डेफिनेशन ही नहीं सुनी। तब दृष्टि आती है, सर पूरी डेफिनेशन क्या थी? मैंने कहा पहले पुरानी फीस भरो। फीस भरी, फिर मैंने कहा एडवांस दो, अभी की एडवांस ली। फिर मैंने कहा देखो मैं बताता हूं, कोई भी एयरक्राफ्ट, वेसल्स और व्हीकल्स गुड्स माने जाते हैं कब? जब वो परमानेंट इंडिया में आ रहे हो। जैसे अंबानी ने, नीता अंबानी के लिए, मुकेश अंबानी ने नीतू के लिए एक एयरक्राफ्ट खरीदा था, चार्टर्ड प्लेन, वो परमानेंट इंडिया आया था, वो इंपोर्ट है, वो गुड्स माना जाएगा। कोई वेसल्स इंडियन शिपिंग कंपनी इंपोर्ट करती है ताकि काम में ले सके उसको, वो परमानेंट इंडिया में आता है। कोई कार, ट्रक वगैरह मैं बाहर से इंपोर्ट करता हूं, वो परमानेंट इंडिया में आए हुए माने जाते हैं, इनको गुड्स बोला जाएगा। लेकिन अगर कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी एयरक्राफ्ट पैसेंजर के एम्बार्किंग और डिसएम्बार्किंग के लिए आता है, डिसएम्बार्किंग मतलब पैसेंजर को छोड़ने के लिए, एम्बार्किंग मतलब पैसेंजर को लेने के लिए, या कोई भी वेसल्स गुड्स के लोडिंग अनलोडिंग के लिए इंडिया में आता है, या कोई भी बस, जैसे पाकिस्तान से बस आई, पैसेंजर को एम्बार्किंग डिसएम्बार्किंग के लिए आते हैं, तो उस केस में याद रखना इनको गुड्स नहीं माना जाता, ये गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं बैगेज। गुड्स में सेकंड पार्ट उन्होंने बैगेज कवर किया।
अब क्वेश्चन है कि बैगेज क्या होता है। बैगेज को अगर लेमन लैंग्वेज में समझो तो बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग ऑफ पैसेंजर्स, जो आपका सामान आप अपने साथ में ले जाते हैं। जैसे ये घूमने के लिए जा रहे हैं तो ये बैग हो गया, ये हो गया, ये सब बैगेज है, बराबर है। ये क्रू मेंबर्स होते हैं, ये उनके बैगेजेस हैं, ये सब बैगेजेस होते हैं। अब इधर देखना ध्यान से, ये तो छोटी डेफिनेशन है। एक्चुअली कई लोग जब अपना यूएसए में घर छोड़ करके इंडिया आ रहे हैं तो अपना सारा सामान लेकर के आते हैं ना, वो अपने साथ में नहीं लाते हैं, वो क्रू के साथ भेज देते हैं, उनको भी बैगेज ही बोला जाता है। तो बैगेज का मतलब ये नहीं कि जो आप हाथ में कैरी करते हैं वही बैगेज हो। बैगेज आपके साथ में भी हो सकते हैं, या अलग से पहले या बाद में भी आ सकते हैं आपके। जैसे घर शिफ्ट करने पे पूरा सामान आप यहाँ पे ला रहे हो, वहाँ पे एलईडी टीवी खरीदा था, वहाँ पे रेफ्रिजरेटर था, वो सब अच्छी क्वालिटी के थे, या तो आप वहाँ पे बेच दोगे, नहीं बेचा तो इंडिया लेकर के आओगे, वो सब भी बैगेज माने जाते हैं, ये याद रखना। बैगेज 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है बोनाफाइड बैगेज। बोनाफाइड बैगेज का मतलब क्या होता है, ये वो बैगेज होते हैं जो आप रेगुलर यूज में लेते हैं। जैसे मान लो मैं अगर इंडिया से बाहर जा रहा हूं तो भाई ये शर्ट हो गई मेरी, ये ब्रेसलेट हो गया मेरा, बराबर, मेरा बेल्ट हो गया, मेरी ये अंगूठियां हो गई, बराबर, ये सब बैगेज है। अब ये बोनाफाइड बैगेज रेगुलर यूज वाले, घड़ी हो गई आपके, ये सब रेगुलर यूज वाले होते हैं, ये सब कहलाते हैं बोनाफाइड बैगेज। इन पे कभी ड्यूटी नहीं लगती है, ना जाते वक्त ना आते वक्त, बराबर है। लेकिन अगर फॉरेन से आप कुछ खरीद के लाए, जैसे ज्वेलरी हो गया, एक नया मोबाइल लेकर के आए, इन पर फिर आपको ड्यूटी पे करनी पड़ती है, इस गुड्स पे आपको ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो इसके लिए पूरा एक चैप्टर है बैगेज, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एक गुड्स में आता है स्टोर्स, बोले स्टोर्स को भी गुड्स माना जाएगा। अब क्वेश्चन है स्टोर्स क्या होता है, स्टोर्स किसको बोला गया? तो बोले जब कोई वेसल्स इंडिया में आता है तो उसमें खाने पीने के सामान होते हैं, लिकर होती है, फ्यूल होता है, वो सब स्टोर्स कहलाते हैं, जो बोर्ड पे कंज्यूम करने के काम में आते हैं जनरली। जैसे ये एक वेसल्स है, ये वेसल्स आया तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये फ्यूल के टैंक बने हुए हैं, बराबर है, ये सब स्टोर्स के डेफिनेशन में आते हैं, ये सब स्टोर्स है आपके, बराबर है। आप देखोगे कि एक लाइफ जैकेट होती है, या ऐसी कुछ बोट होती है, लाइफ बोट जिसको बोलते हैं, बराबर है, जो वेसल्स के साथ में बंधी हुई होती है इमरजेंसी के लिए, बराबर है। तो ये जो है आपके, ये सब आपके स्टोर्स कहलाते हैं। उसके अलावा जैसे ये लिक्कर शॉप वहाँ पे बार है, तो उसमें जो लिक्कर बेच रहे हैं, खाने पीने के सामान होते हैं, वो सब आपके स्टोर्स के डेफिनेशन में आते हैं। यहाँ पर क्या कहलाते हैं? स्टोर्स कहलाते हैं। तो ये सभी गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। इनको गुड्स की कैटेगरी में क्यों लिया जाता है? क्योंकि इनमें से कई चीजें अगर इंडिया में बेच दी आपने तो उन पर ड्यूटी लगेगी। इसके लिए पूरा टॉपिक है स्टोर्स करके आपके। फिर उसके बाद में आते हैं गुड्स में और क्या कवर होंगे, तो बोले करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब करेंसी को गुड्स की डेफिनेशन में तो कवर कर लिया इन्होंने, बट इस पर कस्टम्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता कस्टम्स एक्ट? क्योंकि इस पर फेमा एक्ट एप्लीकेबल होता है। क्या होता है? फेमा एक्ट। उसके बाद आते हैं आपके एनी काइंड ऑफ मूवेबल थिंग्स। एनी काइंड ऑफ मूवेबल थिंग्स मतलब एसी मंगवा लिया आपने, एलईडी टीवी इंपोर्ट किया, ये सब गुड्स कहलाते हैं आपके। समझ में आया? तो एक काम करते हैं, अभी थोड़ा सा पार्ट हम लिख लेते हैं, ओके। उसके बाद फिर हम आगे और डिटेल डिस्कशन करते हैं। हेडिंग लिखो, बेसिक कस्टम्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टम्स, चैप्टर 1। आप चैप्टर 23 मत लिखना, ये आपके सार बुक का चैप्टर 23 है, क्योंकि 22 तक आपके जीएसटी है। आप लिखो कस्टम्स एक्ट चैप्टर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टम्स। चले नेक्स्ट, कस्टम्स एक्ट 1962। अब लिखो आप, वो लिखने के बाद में ये है आईडीटी, नहीं सॉरी, या नहीं, कहाँ गया वो,
ये आपको लिखना है। कस्टम्स एक्ट, उसमें कस्टम्स एक्ट 1962, एक कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 लिखो। फर्स्ट कस्टम्स एक्ट 1962, कस्टम्स एक्ट 1962 दूसरा लिखो कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975, कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। और ये जो कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 लिखा है उसके नीचे आप यूं इस हिसाब से एरो करके लिखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। खाली इन्हीं के लिए ये एक्ट काम कर रहा है, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। ओके चलें ना। उसके बाद आप लिखोगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, हेडिंग दो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बस छोड़ दो अभी, ठीक है। अब यहां पे देखना इंपोर्ट के बारे में इनकी डेफिनेशन क्या बोलती है एक्ट की, जरा आते हैं। इंपोर्ट को लेकर के एक्ट ने क्या बोला, सेक्शन 2 सब सेक्शन 23, ब्रिंगिंग द गुड्स टू इंडिया फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंपोर्ट बिगिंस when goods enter into Indian territorial water, जैसे इंडियन टेरिटोरियल वाटर में गुड्स एंटर होता है इंपोर्ट शुरू हो जाता है। इट कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज गुड्स आर अंडर द कस्टडी ऑफ कस्टम्स। मालूम है मैंने आपको बताया था माल उतरता पोर्ट पे उतरने के बाद कस्टोडियन की कस्टडी में रख देते हैं, जिसमें हमारे एग्जाम्पल में शिफा थी कस्टोडियन। माल किसका था, समिता का था, तो कस्टोडियन की कस्टडी में रख दिया जाता है गुड्स। तो जो गुड्स कस्टोडियन की कस्टडी में तब भी वो इंपोर्टेड गुड्स ही कहलाएगा। जब आप उस पर ड्यूटी पे कर देते हैं तो फिर वो डोमेस्टिक गुड्स बन जाता है। इट इज कंक्लूडेड ओनली ऑन रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। होम कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, आप अपनी फैक्ट्री के लिए, इंडियन मार्केट के लिए उसको रिमूव कर देते हैं। होम कंजम्पशन का मतलब कभी ये मत समझना आप अपने घर के काम के लिए लेकर के आओगे तो ये होम कंजम्पशन होगा। आप अपनी फैक्ट्री के काम के लिए लेकर के आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे होम का मतलब है इंडिया, इंडिया में कंज्यूम करने के लिए लेकर के आ रहे हो तो होम कंजम्पशन माना जाता है ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ये पूरा कॉपी करो। चले ना, नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट समझना, एक्सपोर्ट ये क्या बोलते हैं, इट बिगिंस व्हेन गुड्स आर प्रेजेंटेड फॉर एक्सपोर्ट। मान लो मुझे ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए मैं जब कस्टम अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट कर देता हूँ इस गुड्स को, मतलब मैं बोलूँ तो मेरा एजेंट या मेरा क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट वो प्रेजेंट कर देते हैं इस गुड्स को, उस दिन से एक्सपोर्ट शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, एक्सपोर्ट शुरू हो जाता है उस टाइम से, जैसे ही प्रेजेंट किया। समझा। अब ये जो है आपके एक्सपोर्ट कंटिन्यू रहता है जब तक गुड्स 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस ना कर ले। तो इट कंटिन्यूअस एज लॉन्ग एज गुड्स आर विद इन द टेरिटोरियल वाटर। एक्सपोर्ट इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन गुड्स हैव क्रॉस्ड इंडियन टेरिटोरियल वाटर। डेस्टिनेशन शुड बी आउटसाइड इंडिया। अब ये जो पॉइंट है ना, इन पॉइंट का गहरा मीनिंग है, मैं आपको बताता हूं, इधर देखना बेटा। मुझे नहीं लग रहा लेक्चर लंबा ले पाऊंगा मैं, मेरे थ्रोट का ऑपरेशन हुआ है।
तो मैं तो ये मेरी आवाज़ तेज़ आवाज़ है, मेरी नॉर्मल आवाज़ बहुत स्लो बोलता हूँ मैं, इसलिए मुझे माइक लगता है। इनको तो दिक्कत नहीं आएगी, इनको तो आवाज़ आ रही है शायद। जूम लाइव आवाज़ आ रही है ना अच्छे से? यस सर। सिद्धार्थ आवाज़ तुम्हारी मुझे नहीं आएगी बेटा, कुछ टेक्निकल एरर है, तुम लोग जो भी बोल रहे हो नहीं आ रहा है मेरे पास। खाली थम्स अप दे दो या मैसेज में लिख दो। हाँ ठीक है बेटा, ओके ओके यस। चलो इधर देखो, ये हुआ क्या था मैं बताता हूँ, एक इंसिडेंट समझाता हूँ आपको। इधर देखना, केस है, जब आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो ना तो आपको कई बेनिफिट मिलते हैं, जीएसटी में भी मिलते हैं, और पहले जीएसटी नहीं था, एक्साइज एक्ट था। क्या था? एक्साइज एक्ट था। ओके, तो जीएसटी में भी आपको बेनिफिट मिलते हैं। इधर देखना, यहां से गुड्स एक्सपोर्ट हुआ था, ओके, और वो गुड्स बांग्लादेश जाना था। जब बांग्लादेश जाना था, छोटे मोटे स्टीमर के थ्रू भी भेजते हैं वो लोग। यहां से निकला था, और स्टीमर जो है ना, ये टेरिटोरियल वाटर है आपका, स्टीमर यहां पे आकर डूब गया। स्टीमर डूब गया तो पूरा गुड्स भी डूब गया। अब जिस आदमी का वो माल था, उसको ये लगा भाई पैसा तो गया, माल डूब गया था, बट चलो जो ड्यूटी मैंने पे की थी आईजीएसटी, अभी आईजीएसटी पहले एक्साइज ड्यूटी होती थी, तो जो एक्साइज ड्यूटी मैंने पे की है उसका रिफंड मिलता है अगर गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो, वो तो रिफंड लो। गवर्नमेंट ने वो रिफंड नहीं दिया उसको। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में क्या लिखा है, एक्सपोर्ट कब कंक्लूड होता है? जब 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस होता है। आपका गुड्स 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस ही नहीं हुआ, तो ये एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं है। दूसरा एक पॉइंट उन्होंने और लिखा है, इधर देखो, एक चीज और समझाता हूँ। मान लो गुजरात पोर्ट से कोई माल है जो मुंबई पोर्ट पे आने वाला है, यहां से माल निकला तो देखो इंडियन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हो गया, और यहां से ये माल इंडिया में मुंबई पहुंचता है। अब यहां पे देखना, उन्होंने क्या बोला, जब गुड्स 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस करेगा तब उसको एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा, एक्सपोर्ट कंक्लूड हो गया। अब इसको लेकर के एक प्रॉब्लम ये आ गई कि कल को गवर्नमेंट ने सोचा कि लोग इसको एक्सपोर्ट ना मान लें। कस्टम ऑफिसर, भाई 12 नॉटिकल माइल्स एक बार तो क्रॉस हो गया, तो एक्सपोर्ट हो गया, वापस आ रहा तो इसको इंपोर्ट मानेंगे हम। तब उन्होंने एक पॉइंट और लिख दिया, डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। और इसको लिखने का एक दूसरा कारण और है। दूसरा कारण है कि जब कभी भी चेन्नई माल भेजा जाता है ना अपना, तो वो वेसल श्रीलंका चेन्नई होते हुए जाते हैं, क्योंकि कई बड़े बड़े मेजर वेसल्स होते हैं ना, जिनको मदरशिप बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मदरशिप। मदरशिप पूरी वर्ल्ड में 5 ही है, और हमारे लिए प्राउड की बात है कि उसमें से एक इंडिया का है। वो पोर्ट तक भी नहीं पहुंच पाते मदरशिप, इतने बड़े होते हैं। ये बोरीवली का जो अपना आधा बोरीवली ईस्ट का पूरा मदरशिप में आ जाए, इतने बड़े होते हैं मदरशिप। तो अभी वो जब सामान लेकर के निकलते, मान लो यहां से निकला शिप, तो वो शिप ऐसे जाएंगे, वो यहां से निकलेंगे, वो यहां से यूं श्रीलंका, श्रीलंका के बाद में चेन्नई, या कई शिप ऐसे होते हैं सीधा यहां से घूम करके चेन्नई जाते हैं। तो जो श्रीलंका जा रहा है, तो उस टाइम पर वो जो गुड्स है वो 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस तो हो ही गया, फिर श्रीलंका भी गया, बट उतारा नहीं गया उसको। क्यों? क्योंकि वो शिप अब चेन्नई जाने वाला था। फिर चेन्नई में उतारा गया, तब वो एंटर हुआ 12 नॉटिकल माइल्स में वापस, तो इसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ना मान लेते। तब गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन लिखा कि डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया होना जरूरी है। उस गुड्स का डेस्टिनेशन चेन्नई है, जो आउटसाइड इंडिया नहीं है। ओके, तो ये हर एक लाइन जो लिखी गई है ना एक्ट के अंदर, सबके पीछे कोई ना कोई लॉजिक और रीजन रहा है। कॉपी कर लो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन बेटा।
7 एफसी का रिजल्ट कल है ना? जी आज नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि लास्ट जो बोर्ड ऑफ स्टडीज के साथ नहीं, आज काउंसिल की मीटिंग होगी। आज काउंसिल की मीटिंग होगी जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में रहा हुआ हूँ मैं, आपका ये जो सिलेबस फ्रेम हो वो मैंने नहीं किया, तो इसलिए मुझे मालूम आज काउंसिल की मीटिंग होगी, कल मॉर्निंग में डिक्लेयर होगा। हाँ, ये हो सकता है कि मीटिंग आज दोपहर में होने वाली तो शाम को डिक्लेयर कर दे, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मीटिंग के बाद में डिक्लेयर होगा ये कन्फर्म है, और मीटिंग आज ही है। चले चलो नेक्स्ट आते हैं इंडिया क्या है। अब आपको डेफिनेशन में इंडिया की डेफिनेशन लिखनी है। नोट्स इंडिया, इंडिया में देखो इधर, इंडिया एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स इंक्लूडिंग इंडियन टेरिटोरियल वाटर, कस्टम्स वाटर, बस इतना ही लिखना है, बराबर है। बाकी के नीचे का लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनल लेवल पे ये सब चीजें नहीं पूछी जाती है, सिर्फ इतना सा कॉपी करो। इंडिया प्रियंका, तो पूरी डेफिनेशन पढ़ रही थी मैं, मिलेगी ये बुक तुम्हारे को आराम से, ये शायद नेक्स्ट लेक्चर तक आ जाएगी मेरे पास। हो गया, चलो अब आते हैं सेकंड नोट, गुड्स की डेफिनेशन। इधर देखना, गुड्स में पहला है एयरक्राफ्ट, वेसल्स एंड व्हीकल्स। ये कब गुड्स माना जाता है? इफ ब्रॉट टू इंडिया परमानेंटली, नॉट एज गुड्स इफ इट इज कमिंग टू इंडिया फॉर लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ गुड्स और एम्बार्किंग और डिसएम्बार्किंग ऑफ पैसेंजर्स। ये लिख लो। हो गया, चलो नेक्स्ट, बैगेज। बैगेज क्या होता है? डेफिनेशन है उसकी, बिलोंगिंग ऑफ ट्रेवलर इंक्लूड्स बोनाफाइड बैगेज एंड अदर बैगेज। बोनाफाइड बैगेज जो रेगुलर यूज के होते हैं आपके, गुड्स ऑलरेडी इन यूज बाय पैसेंजर्स नॉट चार्जेबल टू ड्यूटी, उस पर कभी ड्यूटी नहीं लगती है। अदर बैगेज में जो ज्वेलरी वगैरह आप फॉरेन से इंपोर्ट करके लेके आए, खरीद करके लाए, नया मोबाइल लेकर के आए, न्यू एकदम पैक, ड्यूटी इज नॉट चार्जेबल अप टू द एग्जम्पशन लिमिट। एक लिमिट है, 50,000 तक की वैल्यू एग्जम्प्ट होती है जनरली। बाहर से आप कुछ भी सामान लाते हो ना, 50,000 तक ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती है। हम डिटेल में बैगेज चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर एक्सेस बैगेज ड्यूटी चार्जेबल एट द रेट ऑफ 35% प्लस 10% ऑफ 35% जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज है।
तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि टोटल ड्यूटी यहाँ पे लगती है 38.5%। ओके, इसको कॉपी करो। बैगेज चलो नेक्स्ट आता है स्टोर्स। स्टोर्स जो आपकी डेफिनेशन है उसमें है आपके स्टोर्स मींस गुड्स फॉर यूज इन वेसल्स और एयरक्राफ्ट एंड इट इंक्लूड्स फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स, अदर आर्टिकल्स ऑफ इक्विपमेंट्स वेदर और नॉट फॉर इमीडिएट फिटिंग। तो ये जो गुड्स आर यूज इन ए वेसल्स और एयरक्राफ्ट लिखा है वहां पे एग्जांपल में आप लिख सकते हो लाइफ जैकेट हो गया, लाइफ बोट हो गई, आपके फूड वगैरह हो गए, वो सब। ओके, उसके बाद थर्ड भी लिख लेना, करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट FEMA एक्ट विल बी एप्लीकेबल और एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये आपकी गुड्स की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। ना टाइप्स ऑफ गुड्स, अभी हमने जो है गुड्स क्या होता है वो पढ़ा। अब गुड्स जो है नेचर वाइज कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है जो इंपोर्टेड गुड्स होता है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है जो प्रोहिबिटेड गुड्स होता है। प्रोहिबिटेड गुड्स क्या होते हैं? प्रोहिबिटेड गुड्स वो होते हैं जिनको आप ना तो एक्सपोर्ट कर सकते हो ना ही इंपोर्ट, दोनों ही अलाउ नहीं है। अब अलाउ नहीं का मतलब ये नहीं कि आप करोगे ही नहीं है, बिना परमिशन के बिना लाइसेंस के नहीं होती है। अब जैसे गवर्नमेंट कर सकती है, हम नहीं कर सकते हैं, बराबर है। नोटिफाइड गुड्स वो होते हैं जिनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट नहीं कर सकते। ओके, और स्पेसिफाइड गुड्स वो होते हैं जिनको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते बट इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलो हम आते हैं प्रोहिबिटेड गुड्स पे। प्रोहिबिटेड गुड्स किसको माना गया है यहाँ पर? आ जाओ। ना प्रोहिबिटेड गुड्स के अंदर वो प्रोडक्ट जिनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही अलाउ नहीं होता है। नार्कोटिक ड्रग्स। नार्कोटिक ड्रग्स जो है वो इसलिए कि नशीली चीज़ है, बराबर, और यंग ब्लड को नुकसान पहुंचा सकती है, तो इसके लिए इनको बैन किया हुआ है और हर कंट्री ने बैन कर रखा है। ना तो आप एक्सपोर्ट करोगे ना इंपोर्ट करोगे। तो इन चीज़ों का क्या होता है? स्मगलिंग होता है। अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो स्मगलिंग माना जाता है हमेशा। इसकी परमिशन खाली किसको है? गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को लाइसेंस दे रखा है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी। फार्मास्यूटिकल कंपनी को इसलिए लाइसेंस दिया हुआ है, जैसे अफीम है। अफीम अगर मान लो इंपोर्ट करते हैं या यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं तो वो अलाउ इसलिए क्योंकि कई मेडिसिन में अफीम को मिक्स किया जाता है, बराबर, की मेडिसिन बनाने के काम में आती है। तो उनको भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तक ही वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसका भी पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है। कहाँ यूज़ किया, किस लिए यूज़ किया, वो सब देखा जाता है वहाँ पर। ओके, दूसरा होता है एरो मॉडल। अब एरो मॉडल भी देखो प्रोहिबिटेड कौन सा? हर एरो मॉडल प्रोहिबिटेड नहीं है। एरो मॉडल दैट ऑपरेट ऑन हाई रेडियो बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ जिसका भी
हाई है उनको उन्होंने बंद कर दिया। क्यों इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया उसका कारण बताता हूं मैं। जो सिक्योरिटी है ना, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, वो जब कम्युनिकेशन करती है ना तो हाई रेडियो बैंडविड्थ वाली जो होती है ना वो उसको डिस्टरबेंस पैदा करती है, बराबर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इवन हमारे सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है पर जैसे ड्रोन वगैरह आते हैं ना आजकल, बड़े बड़े ड्रोन तो आजकल अटैक करने के काम में भी आते हैं। अब मान लो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर धड़ल्ले से, जस्टिंग मैंने मान लो गवर्नमेंट ने रोक नहीं लगाई होती, प्रोहिबिटेड नहीं किया होता, मैंने 1000 ड्रोन इंपोर्ट किए, यहाँ पे जो स्लीपर सेल्स हैं वो ड्रोन खरीदते हैं, उनके हिसाब से उनको सिक्योरिटी में जो भी गड़बड़ करनी कर सकते थे इजीली। गवर्नमेंट ने उन सबको बैन कर रखा है कि ना तो वैसे प्रोडक्ट इंपोर्ट हो सकते ना एक्सपोर्ट। हाँ, खाली गवर्नमेंट कर सकती है इंपोर्ट, गवर्नमेंट के अलाउ कोई नहीं। क्यों? उन्होंने खुद को अलाउ कर रखा है इस चीज के लिए। वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट, ह्यूमन स्केलेटन, उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते आप। जानवरों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते आप। हाथी के दांत वगैरह जो होते हैं, जानवरों के पार्ट्स होते हैं, उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, या उनके पार्ट से बने हुए कोई प्रोडक्ट, जैसे हाथी दांत का बना हुआ ये स्टैंड है, बराबर है, ये चीजें आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो आपको प्रोडक्ट के नाम याद नहीं रखने, कस्टम्स में प्रोडक्ट के नाम नहीं पूछे जाएंगे आपसे, खाली आपसे पूछा जाएगा, छोटा सा 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, प्रोहिबिटेड गुड्स क्या होते हैं जिनको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं किया जाता, बस वैसा। आप देखना इधर, The central government has the empower to prohibit import or export of certain goods and they are referred as prohibited goods. By issuing notification, the central government may prohibit import export of customs goods. The prohibition may absolute or conditional. Conditional क्या होता है? जिनमें कुछ कंडीशन पूरी करने के बाद कर सकते, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी को कंडीशनल दिया है, मेडिसिन बना रहे हो तो इंपोर्ट कर लो, वो कंडीशनल होगी, बराबर है, नहीं तो नहीं कर सकते। शराब, वाइन वगैरह वो हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब कल एक फ्रेंड आया था मेरा, बोले कि कोई शराब वाला एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाला जान पहचान में है क्या? मैंने कहा क्यों? बोले ऑस्ट्रेलिया से 50 बोतल 200 ml वाली 50 बोतल इंपोर्ट करनी है, बिना लाइसेंस के इंपोर्ट नहीं हो सकती। तो कोई शराब वाला अगर तेरा क्लाइंट है तो वो इंपोर्ट कर लेगा अपने लाइसेंस पर, उसका जो भी पैसा लगेगा वो हम पे कर देंगे। क्यों? क्योंकि हर कोई इंपोर्ट नहीं कर सकता, इलीगल माना जाता है, और ड्यूटी भी दो ये 100% लगती है उसके ऊपर। 100 रुपये की बोतल है, 100 रुपये की ड्यूटी है, अभी तो 200 कर दी शायद, वैसा। तो ये होते हैं आपके प्रोहिबिटेड गुड्स। आज बेटा इतना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा गला दर्द करने लग गया है, ठीक है। थर्सडे को अपना लेक्चर होगा, उसमें मैं आगे की इसकी डेफिनेशंस और आगे की चीज़ें डिस्कस करूंगा, और उसके अलावा आपको पूरा प्रोसीजर लिखवाऊंगा, जो बिल ऑफ एंट्री का फाइल करते हैं, एंटी इनवर्ड ग्रांटेड कब दिया जाता है, वो सब, ओके, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तब तक आपके पास में बुक्स वगैरह भी आ जाएगी, तो अपना लिखने का टाइम थोड़ा सेव होगा, ओके। चलो बेटा, तो नेक्स्ट सेशन में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। जूम लाइव, चलो दी, मैंने लेक्चर छोड़ दिया है, मैं नहीं ले पा रहा हूँ उसको आगे, ठीक है। लेक्चर का टाइमिंग क्या होता है? 7 to 10 होता है। चलो बेटा।